सो वेलकम बैक टू आवर चैनल का स्टडी विथ करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस क्लास 10th का जो साइंस है, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों को एक ही चैप्टर में लिया गया है। NCERT, ठीक है, फुल ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं और ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और काफ़ी मज़ेदार शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी, ठीक है। अगला है हमारा, परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब के बीच। परावर्तन कोण मतलब कहाँ पाया जाता है? तो परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब के बीच। हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ से याद करवा कर ही भेजेंगे, ठीक है। आप साथ में एक बार रिपीट करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है? अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस सब मिलेगा? अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आभासी प्रतिबिंब, तो देख लीजिए इनमें से तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त होगा। आभासी बोला जा रहा है, ठीक है। केवल समतल दर्पण से केवल, अवतल, उत्तल, तीनों से अवतल, उत्तल और समतल तीनों दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता हम क्या प्राप्त, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिलती है? अवतल दर्पण द्वारा। किससे? अवतल दर्पण से। चलिए अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है? तो वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? हमें फोकस पर मिलेगा, ठीक है। वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब उसका हमें फोकस पर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसी होगी? आभासी और बड़ा होगा। आभासी मतलब काल्पनिक और बड़ा होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। वस्तु कहाँ होगा दोस्तों? वस्तु दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में होगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये दर्पण है और इसका ध्रुव है, ठीक है। ये इसका जो रेखा है यहाँ पे इसका ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ फोकस है और इन दोनों के जब बीच में रहेगा तभी हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अकाल्पनिक होगा। तो यहाँ से जब किरण गुजरेगा तो फोकस से गुजरेगा और दूसरा किरण कैसे आएगा? यहाँ से सीधा ऊपर इधर तक जाएगा जो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ऐसे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं 11 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला 12 नंबर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अगला हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संबंध F=R/2 सत्य है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए। अब ये चित्र दिया गया है और इसमें से चुनने के लिए बोला जा रहा है।
मतलब कौन सा डायग्राम सही है, तो देख लीजिए ये वाला। जब अवतल दर्पण है और जब सी से वक्रता केंद्र से गुजरता है किरण कोई, तो फिर उसी से वापस लौट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर एकदम डी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस अंतिम प्रश्न होगा, प्रकाश के परावर्तन से एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब m ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्योंकि आप इस दर्पण, ये हमारा दर्पण मान लीजिए, और ये तो ऊपर की जितनी भी मापी गई दूरियां होती है, अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं तो ऊपर की मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और नीचे वाला ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक कब होता है, जब चित्र उल्टा बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं 17वां प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। अब हम आ चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लें, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा इसमें, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए तल है और ऊपर से प्रकाश आया और थोड़ा सा अपने दिशा से मुड़ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन में आती है तब अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। एक मिनट दोस्तों, चलिए अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अविलंबित पड़ती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अगला प्रश्न हमारा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसी के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। अगला है हमारा प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण का तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, आपतन कोण बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तक होकर बाहर निकल जाती है, तब वह मुड़ जाती है और इस घटना प्रिज्म के आधार की ओर, ठीक है। तब मुड़ जाती है तो वो क्या होता है, प्रिज्म के आधार की ओर। 7वां नंबर प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है प्रिज्म के आधार की ओर। देख लीजिए ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है, और जब प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी तो यह सीधा यहीं से मुड़ती है और फिर नीचे अपने आधार की ओर मुड़ती है, इसी को बोला जा रहा है प्रिज्म के आधार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, जिसमें बोला जा रहा है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, किसी बिंदु वस्तु मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है, नहीं किया जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा नहीं किया जाता है, मिट्टी, मिट्टी से कभी लेंस बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है n2, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r है तो sin I बटे sin r इक्वल टू क्या होता है, तो sin I बटे sin r इक्वल टू होता है एक स्थिरांक, sin I बटे sin r इक्वल टू n2/n1 होता है, ठीक है। और n2/n1 को हम n भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणें पथ, नीचे चित्र दिए गए हैं,
कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में, ऐसे होगा उत्तल लेंस। ठीक है, बीच वाला भाग ये वाला हमारा मोटा है और ये वाला पतला है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। अगला हमारा, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है और उससे कितने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, नोट कीजिए। और लेंस से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तब फोकस ने ज्ञात करना है। तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है और 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी है, तो आप फोकस दूरी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकस दूरी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। लेंस के लिए सूत्र होता है, आप इसका यूज कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हुई तो इसकी क्षमता क्या होगा, p इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है दोस्तों, p इक्वल टू 1/f होता है। क्या होगा, f कितना है हमारे पास, 20 है, 1/20 और सेंटीमीटर में है, और इसको मीटर में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, कितना हो जाएगा, एक में जब 20 से भाग देंगे 0.5 और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, इसको माइनस में 5 डायप्टर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी को के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए इसको, दुगुनी दूरी के बीच हो, ठीक है, तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब। चलिए 19 नंबर हमारा प्रश्न है, जब एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायप्टर होगी तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला 21 नंबर हमारा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल लेंस होगा, दोनों ही उत्तल होगा, लेंस नहीं दोस्तों, दोनों ही उत्तल, उत्तल दर्पण भी उत्तल होगा और लेंस भी उत्तल होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अंतिम प्रश्न होने वाला है इस हमारे वीडियो से, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों की संभवतः क्या है, अवतल होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी आपको प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों से ऑब्जेक्टिव फुल क्लियर करा दिया है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।